नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्राउंड सामान्य ज्ञान का जो तीसरा हमारा चरण रह गया था ना, 2 चरण तो हमारे हो गए हैं। और बिहार एसएससी बीपीएससी जो कि पीटी मेंस हो गया या फिर बिहार टीचर्स के लिए ये बेस्ट बुक है, मतलब सामान्य अध्ययन के लिए तो बेस्ट बुक है। तो इसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो तृतीय चरण है, यानी 1919 से 1947 तक के बीच। तो इसमें कितने हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले, तो एक तो गांधी युग से जाना ही जाता है इस तृतीय चरण को, तो महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। स्वराज पार्टी हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण हो गया, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड हो गया, रॉलेट एक्ट, मतलब 10 से 15 टॉपिक, यानी 10 टॉपिक तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे ही। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या आता है, महात्मा गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु कब हो गई थी, तो 1948 ईस्वी में हो गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी एवं माता पुतलीबाई थी। गांधी जी का विवाह 1883 में कस्तूरबा के साथ हुआ था। उसके 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। हरिलाल, मणिलाल याद करिए, रामदास, देवदास, इस प्रकार से याद हो गए ये चारों इनके बेटे का नाम। 1889 से 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई की। तो 1889 से 1891 तक कहाँ पर रहे, तो इंग्लैंड में रह करके उन्होंने किसकी पढ़ाई की, तो लॉ की, यानी कानून की पढ़ाई की। 1892 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये प्रश्न तो बहुत पूछता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किसके मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे, तो वो गए थे अब्दुल्ला के मुकदमे की, दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे। आगे देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जितने भी स्थापना किए हैं ना, जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किए थे, तो 1894 ईस्वी में। 1903 में क्या किए थे, तो इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किए थे। ये सारे दक्षिण अफ्रीका में जो किए हैं उनके बारे में है। तो 1903 में क्या हुआ था, तो इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किए थे। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में, और 10 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल तो कथन के तौर पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। वे फरवरी मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे। फरवरी और मार्च यानी 1915 में वे कहाँ पर रहे थे, तो शांति निकेतन में रहे, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो अगर टेढ़ा प्रश्न पूछेगा तो ये पूछ देगा कि हाँ भाई, महात्मा की उपाधि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो कहाँ पर दिए थे, तो वो दिए थे शांति निकेतन आश्रम में। नेक्स्ट आता है हमारा, तो ये तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दे दिए। अब गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को किस चीज़ की उपाधि दी थी, तो गुरुदेव कहना शुरू कर दिए थे। कौन, तो महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की थी। किसमें की है स्वराज की विस्तृत व्याख्या, तो हिंद स्वराज में, जो कि गांधी जी की पुस्तक है। उन्होंने नवजीवन जो कि गुजराती भाषा में लिखी एवं यंग इंडिया जो कि अंग्रेजी भाषा में संपादन किया। उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में किया। तो हरिजन पत्र का प्रकाशन कब किया, तो 1933 ईस्वी में किए थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की ये आत्मकथा है। आत्मकथा जो पुस्तक है उसका नाम याद कर लीजिए कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी का सर्वप्रिय भजन कौन सा है, तो ये तो सभी को पता होगा कि वैष्णव जन को तैनू कहिए की रचना किसने की थी, नरसिंह मेहता ने की थी, और ये सर्वप्रिय भजन है गांधी जी का। नेक्स्ट आता है हमारा कि उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नथुराम गोडसे ने कर दिया था। तो कहाँ जा रहे थे वे, तो दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तभी नथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष का नेतृत्व किया था। इनके अब संघर्ष हम लोग देखेंगे, तो चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, इन्हीं को देखते हैं। तो इनमें से सबसे पहला आता है चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में हुआ था। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। किसानों को तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 यानी 20 जो कट्ठा होता है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर क्या करना होता था, तो नील की खेती करनी पड़ती थी। यूरोपीय द्वारा तय किए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में क्या किया, यानी हस्तक्षेप किए, वहाँ पर जाते हैं।
तो ये चंपारण जाते हैं और उस सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियों को क्या करते हैं, तो कम करते हैं। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रह पूछा जाता है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था, तो चंपारण आंदोलन के दौरान ही उन्होंने किया था। नेक्स्ट आता है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 में ये हुआ था। मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार कर दिया। देखिए अब इसकी कहानी क्या है। देखिए तो अहमदाबाद मिल जो कि गुजरात में है, गुजरात में यह हुआ था हड़ताल। तो ये किस कारण से हुआ था, तो उस समय जब 1916 से 18 में प्लेग महामारी फैल गया था। यहाँ पर बोल रहा है ना प्लेग, तो प्लेग महामारी फैल गया था जिसके कारण मजदूर क्या हो रहे थे, अपने प्रदेश लौट रहे थे, जिसके कारण मिल जो कपड़ा मिल था वो क्या हो रहा था, बंद हो रहा था। मजदूर रहेगा नहीं तो जो मिल मालिकों का मिल है वो कैसे चलेगा, मजदूरों के ऊपर ही तो मिल, कोई भी मशीन हो गया वो चलता है, चाहे फैक्ट्री हो गया। तब उनको लालच दिया गया है, इन मिल मालिकों की तरफ से लालच दिया जाता है कि तुमको 100% बोनस दिया जाएगा। तो मजदूर क्या करते हैं, रुक जाते हैं भाई, कोई भी पैसा के कारण रुक जाता है। फिर उन्हें 1918 आते आते महामारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जो मजदूर थे वो क्या होने लगते हैं, वापस आने लगते हैं काम पर, जिसके कारण मिल मालिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो बोनस देने से इनकार कर देते हैं। अब उनको लगता है कि सारे जो मजदूर है वो तो वापस आ ही रहे हैं, तो बोनस क्यों देंगे। इसी पर मिल जो मजदूर थे वो क्या कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। और मिल मजदूरों का नेता कौन था, तो अनसुईया बेन थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि मिल मजदूर का नेता कौन था, तो अनसुईया बेन थी। और उन्हीं के कहने पर ये सभी हड़ताल होता है। और बाद में फिर गांधी जी आते हैं, तब इन्होंने पहला सफल भूख हड़ताल इसी में किया था। कब किया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी ने पहला अपना भूख हड़ताल किया, और जिसके कारण मिल जो मालिक थे उन्होंने 35% बोनस देना मजदूरों को क्या करते हैं, तो स्वीकार कर लेते हैं। तो मिल मजदूर की ये टोटल इस प्रकार से कहानी थी। आगे अब बढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह। अब आता है हमारा अगला पॉइंट है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। खेड़ा के किसान, खेड़ा कहाँ है, तो ये भी गुजरात में ही है। खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, मतलब लगान नहीं देना चाहते थे। जब उनका फसल ही नहीं हुआ तो लगान कहाँ से देंगे। परंतु सरकार जो थी इसके लिए तैयार नहीं थी, वो जबरन उनसे क्या करना चाहती थी, तो कर वसूली करना चाहती थी। गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, खेड़ा पहुंचते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं, जिसके फलस्वरूप सरकार को क्या करना पड़ता है, तो झुकना पड़ता है। क्योंकि गांधी जी ये कह देते हैं कि अगर तुम किसानों का मतलब कर माफ़ नहीं करते हो, सिर्फ उन्हीं से कर लो जो कि कर देने में सक्षम है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा, आंदोलन करूँगा। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो सरकार है उसको झुकना पड़ता है और वो कर को माफ़ कर देती है। तो ये यानी खेड़ा सत्याग्रह की कहानी थी। अब आता है हमारा पॉइंट रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में होता है। तो बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार को रॉलेट समिति के सुझावों पर रॉलेट एक्ट यानी द ऑर्निकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 बनाया। इसको रॉलेट एक्ट इस नाम से भी जाना जाता है, तो इस नाम को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बनाया गया, इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे उसको बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील या बिना दलील का कानून कहा गया। स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली थी। तो स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में इस आंदोलन की कमान संभाली थी। अब आते हैं, तो ये आंदोलन किस लिए हो रहा था, तो इस एक्ट के मतलब विद्रोह में ये आंदोलन हो रहा था, रॉलेट एक्ट के विद्रोह में। अब आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, जो कि किचुल सत्यापाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण क्या हो रहा था, लोगों ने सभा का आयोजन किया था। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर माइकल ओ डायर था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर माइकल ओ डायर था। सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर अचानक गोली चलवा देता है, जिसमें करीब 1000 लोग मारे जाते हैं। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है वो वापस कर देते हैं, और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य जो शंकर नायर थे वो भी त्यागपत्र दे देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया था। किस हत्याकांड जांच के लिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया, तो हंटर आयोग गठित किया गया।
अब जो हंटर आयोग गठित किया गया है इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीय कौन थे? तो चमन लाल सीतलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण, ये सदस्य इस कमेटी में शामिल थे, यानी हंटर आयोग में शामिल थे। खिलाफत आंदोलन से कुछ पॉइंट है। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 को संपन्न सीवर्स की संधि, किसकी संधि? सीवर्स की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। किसने कर दिया? तो ब्रिटिश सरकार ने कर दिया। अब 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो गांधी जी ने की। 20 जून 1919 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन चलाए जाने का क्या लिया जाता है? तो निर्णय लिया जाता है। कब? 20 जून 1920 में जो इलाहाबाद में संयुक्त बैठक होती है उसमें असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया जाता है। तो देखिए, ये तो हम लोग देख लिए कि असहयोग आंदोलन का निर्णय कब लिया गया। जब संयुक्त बैठक होती है हिंदू मुस्लिम की तब लिया जाता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंटों को। तो असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया जाता है। ये पूछ लेगा कि किस अधिवेशन में? तो जो विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में तब लिया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव जो है स्वयं पेश किए थे, मतलब स्वयं उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या किया था? तो उस अधिवेशन में पेश किया था। देखिए, एग्ज़ाम में यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है कि पेश करने और पारित करने में बहुत अंतर है। देखिए, पेश किया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में, लेकिन इस आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित कब किया जाता है? तो वो किया जाता है 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो विजय राघवाचार्य थे तथा असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया। अध्यक्ष कौन थे? तो राघवाचार्य थे। और प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? तो CR दास ने प्रस्तुत किया था, यानी चित्तरंजन दास ने। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। जिस दिन शुरू होता है असहयोग आंदोलन उसी दिन क्या होता है? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक के स्मारक के लिए एक कोष चलाया जाता है, तिलक राजकोष की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियां जैसे केसरे हिंद, जुल्लू युद्ध पदक एवं बोअर पदक को लौटा देते हैं। देखिए कितने पदक हैं, तो नाम याद रख लीजिए। इन सभी पदक को क्या करते हैं? लौटा देते हैं। और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को भी लौटा दिया। तो ये सारे जो व्यक्ति थे उन्होंने जो भी मतलब ब्रिटिश के द्वारा उपाधियां मिली थी ना, उन सभी को क्या करते हैं? तो लौटा देते हैं। विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी है। तो ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा है? तो वो कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब आते हैं हमारा चौरा चौरी कांड, जो कि 1922 में होता है। 5 फरवरी कहीं पर दिया रहता है और कहीं पर 4 दिया रहता है। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर क्या कर देते हैं? जिंदा जला देते हैं। कितने जवानों को? तो 22 जवानों को। अब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं और यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। देखिए, ये आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो ये भी कारण पूछता है। तो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण गांधी जी जो हैं उसको वापस ले लेते हैं। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और असंतोष फैलने के कारण उन्हें आरोप में 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इनके ऊपर क्या लग जाता है? एक आरोप लग जाता है जिसके कारण उन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है गांधी जी को। अब हम देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या आ जाता है टॉपिक, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1923 ईस्वी में होती है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास थे। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया, क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। मतलब इनका कहना ये था कि हम उनके विधानमंडल में घुस करके हैं उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी थे, जिसमें C राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे, जो कि विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे। अब आगे देखते हैं कहानी क्या है। तो कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। ये पूछता है कि गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे CR दास थे।
क्या करते हैं, तो इस अधिवेशन में वो लोग त्याग पत्र दे देते हैं और मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं, दोनों मिल करके। तो कहाँ पर करते हैं स्थापना, तो इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना, जिसके अध्यक्ष CR दास होते हैं और महासचिव कौन होते हैं, तो मोतीलाल नेहरू। अगला है हमारा कि नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीट में से 42 सीट पर कब्जा कर लेते हैं। कौन, ये जो CR दास थे वो अकेले 42 सीट पर कब्जा कर लेते हैं। अब प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में तथा बम्बई एवं उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिलती है। तो इन लोगों को देखिए कहाँ कहाँ पर सफलता मिल जाता है, मध्य प्रांत में भी मिल जाता है, बंगाल में भी मिल जाता है, बम्बई उत्तर प्रदेश में मतलब संतोषजनक सफलता मिल जाती है। स्वराजियों की एक और बड़ी उपलब्धि थी कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना जाता है। तो किसको चुना जाता है अध्यक्ष, तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल को। 16 जून 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है। जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है तो स्वराज पार्टी क्या होने लगती है, कमज़ोर हो जाती है। भाई जब उसका मेन अध्यक्ष ही नहीं रहेगा तो कमज़ोर तो कोई भी पार्टी हो जाती है। अब आगे आता है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, जो कि 1924 से 1934 तक माना जाता है। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, नाम सारे याद रखने हैं, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने कानपुर में की थी। इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन, मतलब ये ट्रेन का नाम ही है, 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। देखिए अब इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल व राजेंद्र लहड़ी को क्रमशः कहाँ कहाँ देखिए फांसी दी जाती है, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह को फैज़ाबाद में, रोशन लाल को नैनी में और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दिया जाता है। तो इनसे अलग अलग मिलाने के लिए भी प्रश्न पूछ सकता है, तो सबको एक एक करके आप लोगों को याद होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे, तो भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा एवं चंद्रशेखर आज़ाद थे। देखिए अब 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत पर क्या होती है, मतलब लाठियों का प्रहार कर देते हैं, जिसके कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं, तो सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका गया। तो किस किस पर बहस चल रही थी, किस किस बिल पर बहस चल रही थी कि वहाँ पर बम फेंका जाता है, तो एक तो चल रहा था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा चल रहा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रहा था, जिस समय बम फेंका जाता है। इस समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, जो कि मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ से ये भी एक पॉइंट हम लोग को मिल जाता है। अब आता है 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को क्या दे दी जाती है, तो फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। तो देखिए किस मुठभेड़ के समय, तो अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो स्वयं को गोली मार लेते हैं। बंगाल में सूर्य सेन, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, जिसने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया। तो चटगांव पुलिस शस्त्रागार करके प्रश्न पूछा जाता है कि किसने किया था, तो वो थे इनसे जुड़े हुए सूर्य सेन थे, ठीक है। और इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भी की थी। यह चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। किस कांड से जाना जाता है, तो चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। कुछ समय बाद सूर्य सेन को पकड़ करके फांसी दे दी जाती है। अब एक पॉइंट है कि सचिंद्रनाथ सन्याल ने बंदी जीवन एवं भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की रचना की थी। अच्छा जी, बंदी जीवन की रचना किसने की, तो सचिंद्रनाथ सन्याल, और भगवती चरण बोहरा ने किसकी, तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे की रचना की थी। बीना दास ने 1932 में
बीना दास ने 1932 में कलकत्ता में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चला दी। अब देखिए किस समय गोली चला देते हैं, तो दीक्षांत समारोह होता है उस समय वो गोली चला देते हैं बीना दास। अब आता है हमारा टॉपिक साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया जाता है। देखिए यहाँ पर गठन किया जा रहा है और भारत आता है 1928 में, तो इसी पर प्रश्न कन्फ्यूज़न वाला हो जाता है। इस बार भी स्टेट में ऐसा ही हुआ था और सरकार मान लेती है 1927 को, जबकि भारत में आता है 1928 में। अब वही सही माना जाएगा जो भाई सरकार मान लेती है। तो देखिए साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। देखिए कब पहुंचता है, तो 3 फरवरी 1928 को। इस कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ठीक है। अच्छा, इसका विद्रोह क्यों हुआ था, तो इसका विद्रोह किया गया था काली पट्टी सब करके कि साइमन वापस जाओ, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे और भारतीयों का कहना था कि अगर तुम भारत के बारे में रिपोर्ट आ रहे हो लेने कि हाँ मतलब कहाँ पर कैसी स्थिति है, तो उसमें भारतीय सदस्य होने चाहिए। जितनी अच्छे से भारतीय सदस्य अपने इलाके का विवरण दे सकते हैं, अंग्रेज़ कहाँ से ले पाएंगे। तो इसी खिलाफ में क्या हो रहा था, विद्रोह साइमन कमीशन का किया जा रहा था। अब आता है हमारा नेहरू रिपोर्ट 1928। तो भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दल को मंजूर हो। कौन चुनौती देता है, तो लॉर्ड बर्केनहेड देता है। भारतीयों को यह चुनौती देता है कि तुम एक ऐसा संविधान बनाओ जो सभी दल को मंजूर हो। इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति क्या बनाई जाती है, एक बैठक बनाई जाती है। यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया। इसमें 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है कि नेहरू रिपोर्ट में कितने मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था, तो 19 मूल अधिकारों को। यह कब प्रस्तुत किया गया, तो यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, यानी 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। तो ये हमारा नेहरू रिपोर्ट से कुछ पॉइंट था। आगे है लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो लाहौर के अधिवेशन में। तो अब हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुए कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ में सौंप दी जाती है। यानी किसके हाथ में सौंपी गई, तो गांधी जी के हाथ में सौंपी गई। कहाँ, तो फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की जो बैठक होती है उसी समय यह सौंपा जाता है। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी। गांधी जी ने कितनी सूत्री मांगे रखी थी, यानी 11 सूत्री मांगे रखी थी। दांडी यात्रा और 11 सूत्री मांग इसलिए इतनी जल्दी उन्होंने मांगा था और ये भी कहा था कि अगर तुम ये नहीं मानते हो तो मैं क्या करूँगा, आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। तब यहाँ पर दांडी यात्रा शुरू कर देते हैं। गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यानी नौशारी गुजरात तक 241 मील की यात्रा और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो दांडी यात्रा को दांडी नामक कानून का उल्लंघन किया जाता है। कब, तो 6 अप्रैल 1930 को। शुरू कब होता है, तो 12 मार्च 1930 में शुरू होता है। तो देखिए ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं। सभी से ये प्रश्न पूछा जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो, कि 78 अनुयायी के साथ कितने सूत्री मांगे रखी थी, तो 11 सूत्री मांगे रखी थी। कब खत्म होता है, तो 6 अप्रैल 1930 को यह नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। कितने मील की यात्रा तय करते हैं, तो 241 मील की यात्रा तय करते हैं और उल्लंघन किया जाता है और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिन के रोम मार्च से की है। किसने तुलना की है, तो सुभाष चंद्र बोस ने यह तुलना की है। तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु में ये किए थे, दक्षिण भारत में यानी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो सीमांत गांधी ने यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो सीमांत गांधी ने किया। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियाल रंग आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? जियाल रंग आंदोलन चलाया गया था। बाद में गैडनेलियू ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। किसकी उपाधि? तो रानी की उपाधि दी। 4 मई को रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। नमक कानून के दौरान ही उन्हें क्या किया जाता है? तो 4 मई को रात में गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने धरसाना यानी महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर धावा बोल देते हैं। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा, तो देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन सा वो पत्रकार था जिसने ये कहा था कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा? तो एक यही पत्रकार थे वेब मिलर, जिन्होंने कहा था कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। तो देखिए ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि किस आंदोलन के समय? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो जो आएगी हमारी तृतीय चरण की पार्ट 2, उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम, पुनः समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, इन सभी को हम लोग देख लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद, मतलब अभी बहुत सारा टॉपिक है जिसको कि हमें देखना बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।